स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के टेस्ट फ्लाइट को लेकर है। कंपनी ऑफिशियल्स ने यह अनाउंस करा है कि बोइंग कंपनी का सेकेंड अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट मिशन दिसंबर महीने से पहले लॉन्च नहीं होगा और इस सेकेंड टेस्ट फ्लाइट को ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 का नाम दिया गया है, जो कि बोइंग कंपनी का अपनी एस्ट्रोनॉट टैक्सी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करने का सेकेंड अटेम्प्ट है। जो बोइंग कंपनी के द्वारा पहला अटेम्प्ट करा गया था, जिसको कि ऑर्बिटल फ्लाइट 1 का नाम दिया गया था, वह स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया था और पार्शियली फेल हो गया था। एक बार बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंचकर अर्थ पर सेफली लैंड हो जाएगा, तब यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक नासा के एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करने के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। और कंपनी का यह कहना है कि उनका जो पहला स्टारलाइनर टेस्ट क्रूड मिशन होगा वो जून 2021 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। और स्टारलाइनर प्रोजेक्ट के फर्स्ट क्रूड टेस्ट मिशन में नासा के एस्ट्रोनॉट माइक फेंग, निकोल मैन और बोइंग के एस्ट्रोनॉट क्रिस फर्ग्यूसन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा। और जब यह एक बार अर्थ पर सक्सेसफुली लैंड हो जाएंगे, तब बोइंग कंपनी का फर्स्ट ऑपरेशनल क्रूड फ्लाइट मिशन, जिसको कि स्टारलाइनर 1 का नाम दिया गया है, वो नासा के एस्ट्रोनॉट जीनेट एफ, सुनीता विलियम्स और जोस कैसाडा को स्पेस स्टेशन तक लेकर जाएगा। और स्टारलाइनर प्रोजेक्ट के सभी मिशंस को फ्लोरिडा के कैप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से एटलस 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि नासा ने स्पेस एक्स की तरह बोइंग कंपनी के साथ भी $4.6 बिलियन में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा था, जिसमें कि स्पेस एक्स के डेमो 1 स्पेस फ्लाइट की तरह ही अपने एक क्रूड स्टारलाइनर फ्लाइट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक नासा का कम से कम एक एस्ट्रोनॉट को ले जाना जरूरी है। और स्पेस एक्स के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही बोइंग कंपनी को भी 6 ऑपरेशनल फ्लाइट मिशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लॉन्च किया जाना है, जिसमें कि कम से कम नासा के 4 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा जाएगा। बाकी स्पेस एक्स कंपनी अपना पहला क्रूड टेस्ट फ्लाइट मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है, जिसका नाम था डेमो 1। और नासा के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्पेस एक्स कंपनी का जो पहला क्रू 1 मिशन है, वो 23 अक्टूबर को लॉन्च होने की उम्मीद है। बाकी बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस टूरिस्ट को ले जाने के भी काम आएगी। आज की दूसरी अपडेट नासा की एक डेथ सैटेलाइट के अर्थ पर री एंटर करने को लेकर है। ऑर्बिटिंग जियोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी 1 स्पेसक्राफ्ट यानी OGO-1 सितंबर 1964 में अर्थ के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट के द्वारा 1969 तक डाटा को गैदर करा गया था और फिर नासा के द्वारा 1971 में इस OGO-1 सैटेलाइट को ऑफिशियली डीकमीशन कर दिया गया था। लेकिन अब नई ऑब्जर्वेशंस में यह पता चला है कि अर्थ की ग्रेविटी ने इस 487 किलोग्राम की सैटेलाइट को फाइनली कॉट कर लिया है और अब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए अपनी डेथ के बिल्कुल करीब है। नई ऑब्जर्वेशंस में यह पता चला है अपनी नेक्स्ट 3 पेरिजेस में यह OGO-1 सैटेलाइट एटमॉस्फेयर के काफी क्लोज आ जाएगी। और ऐसी उम्मीद है कि इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 30 अगस्त 2020 को 3:45 आवर्स पर यह सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। एंटर करते हुए यह सैटेलाइट अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अपने आप को खत्म कर लेगी। इस सैटेलाइट के अर्थ पे वापस आने से अर्थ पर किसी प्रकार का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा और इसका कोई भी पार्ट अर्थ के सरफेस पर नहीं टकराएगा। और यह ऑब्जर्वेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की कैटलीना स्काई सर्वे यानी CSS और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस के द्वारा करी गई है। और नासा की यह सैटेलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए ताहिती और कुक आइलैंड्स पर दिखाई देगी। आज की तीसरी अपडेट जुपिटर के आइसी मून्स यूरोपा और गैनीमेड में आने वाले टाइड्स को लेकर है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के लूनर एंड प्लेनेटरी लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने अपने एक स्टेटमेंट में यह बताया है कि जुपिटर के हाई ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से उसके मून्स में मौजूद सब सरफेस ओशंस में हाई टाइड्स आ सकते हैं। इस स्टडी में यह बताया गया कि जुपिटर के 4 लार्ज गैलीलियन मून लो यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड में जो ह्यूज लिक्विड वाटर्स के
ओशन उसके आईसी सेल्स के नीचे मौजूद है, वहाँ पर पावरफुली अर्थ के समंदर की तरह ही टाइड्स आ सकते हैं। साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट किया है कि जुपिटर के हाई ग्रेविटेशनल टग की वजह से यूरोपा के आईसी सरफेस से 80 किलोमीटर नीचे जो लिक्विड वाटर का ओशन मौजूद है उसमें वेरी हाई टाइड्स जुपिटर के वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते होंगे, जिसकी वजह से वहां पर हीट जनरेट होती होगी और बाद में यही हीट इन मून्स के आईसी सरफेस के क्रैक्स से निकलने वाले वाटर जेट्स का रूप ले लेती है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि अगर हमें यह पता चल जाता है कि इन मून्स के आईसी सरफेस के नीचे अगर कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है तो यह आगे आने वाले भविष्य के मिशनों के लिए काफी कारगर है, और अगर यहाँ पर किसी प्रकार की हीट जनरेट होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर किसी प्रकार के बायोलॉजिकल लाइफ मौजूद हो, और अगर यहाँ पर किसी प्रकार की बायोलॉजिकल लाइफ मौजूद है तो यह है अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। लेकिन इस बायोलॉजिकल लाइफ का पता तो तभी लगाया जा सकता है जब जुपिटर के इन आईसी मून्स पर किसी प्रकार का कोई मिशन भेजा जाए, और जुपिटर के इन आईसी मून्स पर किसी भी मिशन को भेजना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यूरोपा और कैलिस्टो के ओशंस में जाने के लिए कम से कम इसके सरफेस से 80 किलोमीटर नीचे जाके इसके ओशंस में एंटर किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले हमें 80 किलोमीटर का सफर भी तय करना होगा, जो कि करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और नासा द्वारा इसीलिए इन मून्स के ओशंस में जाने के बजाय सैटर्न के मून टाइटन पर जाने का प्लान बनाया जा रहा है, और नासा द्वारा सैटर्न के मून टाइटन पर भेजा जाने वाला अपना मिशन 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि जुपिटर के इन आईसी मून्स के ओशंस में किसी प्रकार की बायोलॉजिकल या केमिकल लाइफ मौजूद हो सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की चौथी अपडेट इसरो द्वारा अपने SSLV रॉकेट और GSLV रॉकेट के प्रोडक्शन लाइन को रीओपन करने को लेकर है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले अपडेट में यह बताया था कि इसरो द्वारा अपने SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV रॉकेट के प्रोडक्शन लाइन को किन्हीं कारणों के चलते बंद कर दिया गया है, और इन दोनों ही रॉकेट के प्रोडक्शन लाइन को बंद करने का जो कारण था उसको अभी तक इसरो द्वारा नहीं बताया गया है। लेकिन कल यानी 27 अगस्त 2020 को आई एक अपडेट में यह बताया गया है कि इसरो द्वारा अपने SSLV रॉकेट की प्रोडक्शन लाइन को एक बार फिर से रीओपन करने का फैसला किया गया है, और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इसरो द्वारा 2020 के अंत तक अपने 2 SSLV रॉकेट्स को लॉन्च करने का प्लान तैयार किया गया था, और इन रॉकेट्स की मदद से इसरो द्वारा कुछ इंडियन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस भी करा जाएगा। इसलिए इसरो द्वारा यह फैसला लिया गया है कि भारत के SSLV रॉकेट की प्रोडक्शन लाइन को रीओपन कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ यह भी अपडेट आई है कि इस प्रोडक्शन लाइन में पूरी वर्क फोर्स काम नहीं करेगी। इस SSLV रॉकेट के प्रोडक्शन के लिए जो डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट का काम है वो इसरो के साइंटिस्ट द्वारा घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम करा जाएगा, और जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं केवल वह ही प्रोडक्शन लाइन में आकर रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस दौरान सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की प्रोडक्शन लाइन रीओपन होने से यह तो कंफर्म हो गया है कि 2020 के लास्ट में इसरो द्वारा अपने SSLV रॉकेट को टेस्ट जरूर करा जाएगा। बाकी GSLV रॉकेट की प्रोडक्शन लाइन के रीओपन होने में अभी टाइम है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।